Good afternoon. This lecture is going to be on the topic interpretation of remedial statutes. तो remedial statutes के rule of interpretation समझने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि what are actually remedial statutes. They are the one whereby a new favor or a new remedy is conferred. इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इन इस तरह के स्टैट्यूट्स को पास करने का मेन ऑब्जेक्ट होता है to make improvements in the enforcement of one's rights or for redress of wrongs and remove defects or mistakes in the former law. अब कुछ और सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं रेमेडियल स्टैट्यूट्स के लिए, जिन्हें हम कह सकते हैं आजकल के टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन. वो सारे सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स एंड दे वुड बी interpreted only as per the rules by which the remedial statutes have been interpreted. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड दे आर दी लेजिस्लेशन जहाँ पर फॉर रेमेडी वेयर ऑफ यूजुअली यूज़ किया जाता है इनैक्टमेंट की लैंग्वेज से पहले. यानी कोई भी ऐसा प्रोविज़न भी हो सकता है किसी स्टैट्यूट के अंदर, तो वो प्रोविज़न के पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये रेमेडियल प्रोविज़न है. उसमें यूजुअली जनरली आप देखेंगे कि फॉर रेमेडी वेयर ऑफ टर्म या फ्रेज यूज़ किया गया होगा. ब्लैकस्टोन बिलीव्स दैट अ रेमेडियल स्टैट्यूट कुड बी एनलार्जिंग एज वेल एज रेस्ट्रेनिंग. तो रूल क्या है कि इस स्टैट्यूट को हम आखिर इंटरप्रेट कैसे करें. तो इट यूजुअली रिसीव्स लिबरल कंस्ट्रक्शन प्लस द डाउट हैज़ ऑलवेज बीन रिजॉल्व इन द फेवर ऑफ द पर्सन for whose benefit the statute has been enacted. That is the widest operation which its language will permit will happen. अब नोट क्या है यहाँ पर कि जो लेबर और वेलफेयर लेजिस्लेशंस होते हैं इन्हें ब्रॉडली और लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए, और DPSP इंटरनेशनल कन्वेंशन इन सब्जेक्ट्स पे जो भी बने हुए हैं उनको कंसिडर करना चाहिए while interpreting such kind of provisions. Now let's have a quick overview over the cases relating to the remedial statutes. पहला है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. यहाँ पर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए DPSP जैसे कि आर्टिकल 39 EF, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 प्लस फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 24 और साथ ही इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को इंटरप्रेट किया जा रहा है, और जिसके परसुएंस में कोर्ट ये डायरेक्ट करती है कि चाइल्ड लेबर के ऊपर और चाइल्ड लेबर की क्या पोजीशन है ओवरऑल कंट्री, उसके ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया जाए. साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर अपने यहाँ रखा हुआ है उन दे नीड टू पे अमाउंट ऑफ ₹25,000 एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड और alternative employment to the parent or the guardian of the child who has been engaged in a work. रीजनिंग उसके पीछे की ये दी कि चूंकि पावर्टी ही मेन कॉज है चाइल्ड लेबर का, तो जो अगर हम या तो 25,000 रुपये एम्प्लॉयर से लेते हैं रिहैबिलिटेशन फंड के अंदर, साथ ही साथ अगर हम बच्चे के किसी एक पेरेंट या गार्जियन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लैक ऑफ फंड्स है जो उसे कंपेल करता है चाइल्ड लेबर के लिए, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा और बच्चा पढ़ाई करने जा सकता है, अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर सकता है विद द मनी विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू द पेरेंट और द गार्जियन. नेक्स्ट केस इज़ द नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम. यहाँ पर ये होल्ड किया गया कि इफेक्ट ऑफ अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन is not to be construed to be defeated by a subsequent legislation except through a clear provision. Rights of the minor children, irrespective of their religion, to get maintenance from their parents under section 127 of CRPC 1973 cannot be taken away by the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. Section 3 subclause B of Muslim Women Act states
that it enables a divorced Muslim woman to claim maintenance for the minor children up to the age of 2 years only from her former husband. पर यहाँ पर होल्ड ये किया गया कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC इज इंडिपेंडेंट ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स्ड मदर टू क्लेम मेंटेनेंस फॉर द इन्फेंट चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे रेमेडियल प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया जा रहा है और हमेशा कोशिश की जा रही है कि उनको उन लोगों के फेवर में अगर कोई डाउट अराइज हो रहा है प्रोविजन से, उसके इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, तो हम उसे उसके फेवर में रिजॉल्व करेंगे जिस पर्टिकुलर क्लास और सोसाइटी के लिए वो लेजिस्लेशन इन्फोर्स किया गया है। नेक्स्ट केस इज ऑफ साधु वर्सेस हाजीलाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया सेक्शन 331 क्लॉज 2 क्लॉज ए ऑफ द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, which provides that employees discharged, dismissed or retrenched may appeal to the prescribed authority। अब यहाँ पर हेल्ड क्या किया गया कि लिबरल कंस्ट्रक्शन का रूल अपनाएंगे, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। सिंस नो रिटन ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन हैज़ बिन गिवन एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय को प्लेस ऑफ वर्क में एंटर करने से भी रोका जा रहा है तो भी it would amount to the termination of employment and accordingly the concerned set of employees may appeal। नेक्स्ट केस इज ऑफ सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप झांसी वर्सेस विश्वनाथ। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि वेदर द टाइम कीपर्स वर्कर्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो यहाँ पर जो सेक्शन डेफिनेशन है वो ये है कि एनी पर्सन एम्प्लॉयड directly or through agency, whether for wages or not, in any manufacturing process or any other kind of work incidental to or connected with manufacturing process। तो ये जो डेफिनेशन है इसका लिबरल कंस्ट्रक्शन करते हुए कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इवन द टाइम कीपर्स वुड बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉई टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड चूँकि ये एम्प्लॉई हैं इन अ काइंड ऑफ वर्क विच इज़ इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दे कैन वेरी वेल बी पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट।